हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रैप टेस्ट। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रैप टेस्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैप टेस्ट। बेसिकली है क्या रैप टेस्ट? तो जैसे आप लोगों ने रेशो टेस्ट पढ़ा था ना, रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट में क्या होता था कि इसमें कुछ टेस्ट हमारे फेल हो जाया करते थे। जैसे आपने देखा था कि एल इज इक्वल टू अगर 1 आ गया, ये टेस्ट फेल हो गया। तो अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके लिए हम लोग रैप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो रैप टेस्ट होता है हमारे पास, वो सबमिशन के लिए यूज़ करते हैं। सबमिशन जैसे आई स्टैंडिंग टू 1 to n, कोई भी वैल्यू आपके पास सम की फॉर्म में होती है तो उसके लिए हम लोग रैप टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, रैप टेस्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली है क्या, पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने बोला समीशन यू एन, समीशन यू एन वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पर लिमिटेशन एन स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ चाहिए आपके पास एन, इधर आएगा आपके पास यू एन डिवाइडेड बाय यू एन प्लस वन, और फिर यहाँ पर -1। इसे सोल्व करके जो भी एल की वैल्यू आएगी, कोई भी एल की वैल्यू हो सकती है, जो भी एल की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं आपके पास एल की वैल्यू, पहली बात मान लेते हैं आपके पास एल की वैल्यू 1 से बड़ी है। दूसरी बात मान लेते हैं आपके पास एल की वैल्यू 1 से छोटी है। और या फिर आपके पास तीसरी बात मान लेते हैं एल इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर एल की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्जेंट होता है। याद रखना क्या होता है, कन्वर्जेंट। दूसरा, अगर एल की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होता है, यहाँ पर डाइवर्जेंट। अगर एल इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो टेस्ट कैसे हो जाता है, फेल हो जाता है। ये तीन बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और टेस्ट कब फेल होता है। अगर एल की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, एल की वैल्यू 1 से छोटी तो डाइवर्जेंट, और अगर एल इज इक्वल टू 1 होता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, अब इसके भी यहाँ पर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिनके आने की संभावना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर बोला कि यहाँ पर 1 + 3/7 और x प्लस यहाँ दिया हुआ 3.6 डिवाइडेड बाय 7.10, और यहाँ दे देते हैं एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस एंड ऑन। यहाँ बोला एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अब देखो आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये जो सम की वैल्यू है ना, यहाँ पर जो सम लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो सम की वैल्यू लगातार कैसी हो रही है, बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर दिख रहा होगा लगातार ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर n, यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो अगर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, अब आपको इसमें देख रहा है कि 3/7 है, 3/6 और 7 डॉट ये है। अब इसकी पहले हमें यू एन फॉर्म बनानी पड़ेगी। यहाँ पर यू एन फॉर्म बनाएंगे। अब देखो यू एन फॉर्म आएगी कैसे, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 1, 1 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3, 3 के बाद आ रहा है यहाँ पर 6। तो ऐसी ये फॉर्म बन रही, किस हिसाब से बन रही, यहाँ पर 3n आ रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो अगर मैंने n की जगह 1 पुट किया तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 3, फिर n की जगह आपने 2 पुट किया तो आपको मिल रहा है यहाँ पर, फिर देखो 6 आ गया, 3 2 6। ऐसी जनरल फॉर्म हमारे पास ये बनती रहेगी इस तरीके से, है ना भाई। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा फिर 10। तो वैसे ही हमारे पास ये फॉर्म बनती जा रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इधर 3n + 4। अब देखो अगर मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट किया तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर 7, है ना, 3/7। अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट किया तो कितना, 3 2 6, 6/10। तो आपको ये फॉर्म मिलती जा रही है। तो इसका मतलब आपके पास जनरल टर्म ये बन रही है। और ऊपर देखो पावर में क्या चल रहा है, 1, फिर यहाँ पर 2, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा x की पावर n। अब देखो कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपको ये सीरीज आती रहेगी, वहाँ पर रिपीट होती रहेगी। तो हमारे पास ये हो गई यू एन की जनरल फॉर्म आ गई। अब यू एन की जनरल फॉर्म आ गई। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे यू एन प्लस वन। तो यू एन प्लस वन क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, एन की जगह पर n+1 पुट कर देंगे। यहाँ जगह 3n+1, और यहाँ स्टूडेंट्स आ गए आपके पास 3, और यहाँ लिख देंगे हम लोग n+1, n+4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है कि 3n+3 डिवाइडेड बाय, यहाँ जगह स्टूडेंट 3n, n+3, n+4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3n+3 डिवाइडेड बाय, यहाँ जाएगा आपके पास 3n+7, 7 आ गया। तो 3n+7 आ गया। अब ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, यू एन प्लस वन की। और यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास, x की पावर कितना, n+1। यहाँ पर x की पावर n+1 और आ गया। आपका काम क्या होता है पहले करने का, पहले आपको क्या निकालना है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकालो। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो यू एन आपके पास क्या है वो देखते हैं। यू एन आपके पास यहाँ पर है इधर 3n अपॉन, यहाँ आ गया आपके पास 3n+4
फिर डिवाइडेड बाय यहाँ लिखा हुआ है 3n+3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3n+7 डॉट एक्स की पावर n+1 इंटू यहाँ दे रखा है एक्स की पावर n। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर n+1 का मतलब क्या है, जैसे a की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर m+n लिखते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर x की पावर n+1 लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर n डॉट एक्स लिख सकता हूँ, मतलब इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो अगली बात क्या करते हैं, नीचे जो वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो क्योंकि आपको पता है P अपॉन क्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लेते हैं R अपॉन एस है, तो अगर ये वैल्यू ऊपर जाती है इसकी मल्टीपल नीचे जाता है, इसको लिखते हैं हम लोग P इंटू एस और Q इंटू आर। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3n, यहाँ आ गया आपके पास डॉट 3n+7, फिर अपॉन डिवाइडेड बाय 3n+4, यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स 3n+3। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x की पावर n और नीचे आ जाएगा x की पावर n डॉट x, अभी मैंने ऊपर बताया ये वाला। ठीक है, अब देखो x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हो गया और आपके पास वैल्यू क्या मिली यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया आपके पास 3n और यहाँ पर आ गया आपके पास 3n+7 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया आपके पास 3n+4, यहाँ पर आ गया आपके पास 3n+3 और इंटू कितना आ गया आपके पास x आ गया। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ तो ऑलरेडी n कॉमन है, आप यहाँ से n कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 3n इंटू n, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि हम लोग लिमिट जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं लिमिटेशन, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। हम जो लिमिट लगा रहे हैं वो यूज़ करें लिमिटेशन एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की कंडीशन जब आती है, जब लिमिट आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं नीचे 1/n समथिंग कुछ बन जाए किसी भी फंक्शन के अंदर। तो देखा 3n तो यहाँ ऑलरेडी है ही मल्टीपल में, यहाँ से अगर n कॉमन लूँगा तो यहाँ पर n बाहर आ गया, तो यहाँ तो n नहीं था तो ये डिवाइड में जाएगा 3+7/n, देखो मल्टीप्लाई करके देखो वापिस ही आ जाएगा 3n और फिर 7 n से n कटा तो वापिस ही आ रहा है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, n कॉमन आ गया तो यहाँ पर आएगा 3+4/n डॉट, फिर यहाँ से n कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा 3+3/n। अब देखो ये n से कैंसिल आउट, इस n से n कैंसिल आउट, और ये देखो n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखोगे, आपको पता है 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो अगर ये इन्फिनिटी यहाँ पर होगा 3/इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, फिर ऐसे ये 0 हो गया, ऐसे फिर ये 0 हो गया, तो ऊपर क्या मिला आपको 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 फिर यहाँ पर मिला आपको 3 × 3, है ना, और नीचे क्या चल रहा है आपका x चल ही रहा है, डॉट x आई, अभी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो आपको मिली मिली वैल्यू 1/x। पर अभी आपको ये नहीं पता कि कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या फिर टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि अब ये 1/x तीन बातें बताएगा। अगर सपोज दैट, मान लेते हैं, अगर सपोज दैट पहली बात, अगर 1/x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। दूसरा, अगर 1/x की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। तीसरा, अगर 1/x की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए, इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि अब टेस्ट अगर मान लेते हैं हमारा फेल हो गया, हमने मान लिया टेस्ट फेल है, तो तब भी देखते हैं मे बी कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है, क्योंकि जब टेस्ट फेल होता है तो मे बी कन्वर्जेंट हो सकता है एंड मे बी डाइवर्जेंट हो सकता है, मे बी डाइवर्जेंट। अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो मे बी कन्वर्जेंट हो सकता है या मे बी डाइवर्जेंट हो सकता है। तो अगर टेस्ट हमारा फेल हो गया तो मे बी कन्वर्जेंट या मे बी डाइवर्जेंट हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ है ना फॉर्म, यूएन की वैल्यू दे रखी है, यूएन की वैल्यू कहाँ पर है, ए कहाँ गई, ये रही। अब इस यूएन की वैल्यू में एक्स की जगह पर 1 पुट कर दो, ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं UN/n की जो वैल्यू आई थी हमारी फाइनल, वो कहाँ है, ये रही, इसकी जगह पर एक्सपोर्ट कर दो, यहाँ पर एक्सपोर्ट करके देखो, यहाँ पर एक्सपोर्ट करके देखो, सही है ना भाई। यहाँ पर कुछ भी आप एक्सपोर्ट करके देखो, आपको अलग ही कुछ दिखाई दे जाएगा, सही है। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है ना, ये आप इसमें रख के देखिए, आपको अपना पता लग जाएगा क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने रखा यहाँ पर एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग लिमिटेशन, वाली वैल्यू लिख लेते हैं सीधा,
यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप इसके लिए यहाँ पुट कर देना, इसके अंदर पुट कर दो, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। फिर इसके बाद आप दो लिमिट लगाना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना काम आपको नीचे होमवर्क में करना है, कोई दिक्कत आएगी फिर मुझे आप डिस्कस करना, फिर आप सीधे वाला फॉर्म लगा देना, बाकी काम आपको होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो मैं कराऊंगा अब। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4, यहाँ लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस, यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यहाँ लिखा है एक्स की पावर 6 प्लस 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ये मैंने असाइनमेंट में दे रखा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने दे रखा है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला काम अपना क्या होगा, यूएन निकालने का, पहला काम यूएन निकालने का। अब देखो यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2n का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो n की जगह 1 पुट करो, क्या मिल रहा है 2 का स्क्वायर, 2 पुट करो क्या मिल रहा है 4 का स्क्वायर, 3 पुट करो क्या मिल रहा है 6 का स्क्वायर। तो इसका मतलब पहली फॉर्म तो ये बन गई है ना। अगर देखा जाए, अगर मैं इसको लिखूँ ये वाली फॉर्म बन गई। और डिवाइडेड बाय, नीचे देखो यहाँ क्या मिल रहा है n 3 और उसके बाद यहाँ 5 उसके बाद यहाँ 7, इसका मतलब नीचे चल रहा होगा ऑड, तो इसका मतलब चल रहा होगा आपके पास 2n प्लस 1। दूसरा यहाँ चल रहा है 4, यहाँ चल रहा है फिर उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ चल रहा है 8, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर होगा 2n प्लस 2। वैल्यू पुट करके देखो, 1 पुट किया तो कितना आ गया यहाँ पर 3, देखो दिखा रहा हूँ 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2। अब देखो इसमें देखो 1 पुट करो कितना आ रहा है 3, इसमें 1 पुट करा कितना आ गया 4, तो देखो ये डिजिट आ गई नीचे वाली सेम। अगला देखो 1 पुट करो कितना आ रहा है, 2 पुट करो कितना आ गया 2 पुट करो 5, यहाँ 2 पुट करो कितना आ रहा है 6, देखो अगली वैल्यू हो गई 5 और 6। उसके बाद ऐसे ही आता रहेगा, आप इसे पुट करते रहें वैल्यू आपको वैल्यू मिलती रहेगी, तो इसका मतलब आपकी टर्म बन गई इस तरीके से। अब अगला देखो, अब देखना है पावर को, एक्स की पावर क्या बनेगी, यहाँ चल रहा है 2, यहाँ चल रहा है पहले 2 फिर यहाँ पर 4 यहाँ पर फिर 6 फिर यहाँ पर 8, तो यहाँ चलेगा आपके पास एक्स की पावर कितना 2n प्लस 2। अब देखो अगर आपने n की जगह पर 1 पुट किया तो देखो ये ऑटोमेटिकली 4 हो रहा है, देखो 4 आ रहा है। अगर x की जगह पर n की जगह आपने 2 पुट किया तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6 हो गया, ठीक। तो आपके पास ये जनरल टर्म बन गई यहाँ पर, यहाँ तो कोई परेशानी कुछ नहीं है ना, क्लियर। देखो अब आगे देखो, अगर मैं यहाँ पर un प्लस 1 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर un प्लस 1 पुट करता हूँ, यहाँ पर अगर पुट किया un प्लस 1, तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं un प्लस 1 पुट करता हूँ तो इसका मतलब जनरल टर्म अलग हो जाएगी, जनरल टर्म आप अलग लिख सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि देखो अगर मैं un प्लस 1 लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ un लिख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर फिर एंड सो ऑन, फिर यहाँ पर 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर मैं नीचे देखूँ यहाँ पर आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो ऑन, यहाँ इसका मतलब होगा 2n प्लस 1 फिर डॉट फिर 2n प्लस 2, यहाँ आ जाएगा x की पावर 2n प्लस 2। देखो यही है, क्योंकि यहाँ पर है ना 2 का स्क्वायर फिर 2 का 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर की जनरल फॉर्म ये बनी पीछे ये आ रही। और फिर देखो 3 और 4 5 और 6, 3 और 4 और 5 और 6, फिर इसकी जनरल टर्म देखो नीचे पीछे ये आ रही। तो पूरी एक्यूरेट फॉर्म लिख दी मैंने, यहाँ पर ढंग से लिख दी मैंने एक्यूरेट तरीके से। अब आगे देखो, आपको पता है कि un तक की वैल्यू तक तो वैल्यू इतनी है, un तक हमारे पास वैल्यू इतनी है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना un प्लस 1, इसका मतलब क्या बनेगा, पहले 2 का स्क्वायर आएगा फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर फिर एंड सो ऑन, फिर आएगा 2n का स्क्वायर, ये फॉर्म आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास 2n प्लस 2 का स्क्वायर, n की जगह n प्लस 1 रखो यहाँ पर, ये आएगा फिर डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर क्या बन रही होगी फॉर्म 3 प्लस 4 इंटू 6 एंड सो ऑन, यहाँ तक पहले आप इतना तक पहुँचे होंगे आप,
इतना पहुँचने के बाद फिर आप यहाँ पुट करोगे n+1, तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी फिर निकलेगी 2n+3, और आगे चलेंगे तो कितना मिलेगा 2n+4। रख के देखो, n+1 रख के देखो इसके अंदर। तो पहले आप यहाँ तक पहुँचे इतना पार्ट तक, फिर आप इसके बाद यहाँ पहुँच गए n+1 के आगे टर्म। कि पहले एक आता है या दो आता है? पहले एक आता है ना, पहले आपका un आया, उसके बाद तो आपका un+1 आया पीछे, क्योंकि जब आपका ये n होगा तो दूसरा आया n+1, तो आपके पास इसी पहले un तक गए, उसके बाद फिर आगे गए un+1 तक, तो आपके पास ये फॉर्म बनी ना। अब इनको हम डिवाइड करते हैं, अगर इस फॉर्म को अगर मैं डिवाइड करते हैं, अगर मैं लिखते हैं हम लोग un/un+1, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ये करने का होता है। तो un+1 को डिवाइड करते हैं। एक चीज़ रह गई यहाँ पे, शायद ये रह गया, x की पावर, पहले कहाँ पहुँचेंगे आप 2n+4, इसी आ जाएगा x की पावर 2n+4। तो इसका मतलब है पहले आप, अब देखो अगर इनको दोनों को डिवाइड करोगे आप, देखो un और un+1 को डिवाइड करोगे तो ये इतना सारा पार्ट कट जाएगा, ये सेम, ये देखो, तो आपका ऊपर बचेगा। अब देखो ये कट गया, ये देखो नीचे वाला पार्ट भी देखो सेम कट जाएगा डिवाइड करोगे तो इससे यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके देखो, अब देखो नीचे वाला पार्ट तो पहुँच जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी इधर 2n+3, यहाँ पर आ जाएगा 2n+4, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास इधर 2n+2 का स्क्वायर, ये रहा। अब देखो यहाँ लिखा x की पावर 2n, यहाँ लिखा x की पावर 2n, ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, x की पावर 2n, देखो x की पावर 2n कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास, और x की पावर एक और कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ आ गया आपके पास 1/x², दिख रहा है, देखो ना यहाँ पर, ये इसको देखो, अलग अलग कर दो ना इनको, यहाँ लिखो x की पावर 2n और इंटू एक्स की पावर 2, यहाँ देखो x की पावर 2n इंटू एक्स की पावर 4, देखो कैंसिल आउट हो रहा है, फिर यहाँ 2 और यहाँ पर ये कटा तो कितना आ गया 1/x², तो इसलिए मैंने लिख दिया 1/x²। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग निकालते क्या है, हम लोग निकालते क्या, लिमिटेशन एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिटेशन एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर मैं लिमिटेशन एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाल रहा हूँ ना, कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर 1/n की समथिंग कुछ वैल्यू बनानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया लिमिटेशन एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो देखिए ध्यान से, मैं अगर यहाँ से n कॉमन ले रहा हूँ ना, तो आपको मिलेगा यहाँ पर n, फिर यहाँ मिला आपको 2+3/n, फिर यहाँ पर ले रहा हूँ दोबारा से मैं n कॉमन, तो यहाँ मिला आपको 2+4/n। फिर ऐसे ही आप सिमिलरली यहाँ करो, यहाँ अगर आप n कॉमन लोगे ना तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये भी गैला गैल बाहर आएगा n², फिर यहाँ पर आएगा आपके पास 2+2/n, फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर इंटू यहाँ आ जाएगा 1/x²। अब देखो ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये n² से n² कैंसिल आउट हो गया, ये 0 आ गया, अब ये 2 से फिर 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1/x²। इतनी बात क्लियर हुई? कोई अगर बात क्लियर नहीं होती तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अगली वीडियो में इसको ठीक कर दूंगा। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स आपको, तो मुझे बता देना, मैं अलग वीडियो डाल दूंगा उसमें आपको। पर क्लियरिटी आपको आनी चाहिए दिमाग के अंदर ना, सबसे पहली बात यह है, दिमाग में कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। तो देखो 1/x² आ गया। अब 1/x² भी पहले कहते जो मैंने बताया था 3 बातें खोलेगा। अगर 1/x² ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। दूसरा, अगर 1/x² लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। तीसरा, अगर 1/x² इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, टेस्ट फेल हो गया। और टेस्ट फेल में मे भी कन्वर्जेंट हो सकता है और मे भी डाइवर्जेंट हो सकता है ना भाई। तो पहली बात तो ये हो गई। अब टेस्ट फेल अगर हो गया तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो हो जाएगा ये x² इक्वल टू 1 आ गया। बोलो बात सही कह रहा हूँ, x² इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब मैं अगर x² को 1 मान लूँ, यहाँ पर मैं un/un+1 की जो वैल्यू आई थी यहाँ पर, ये अगर मैं इसकी जगह n पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, तो आपको देखो वैल्यू क्या मिलने वाली है। क्योंकि आपके पास मेन फॉर्मूला पता क्या होता है, ये होता है लिमिटेशन एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर पहले n होता है, फिर यहाँ होता है आपके पास un, फिर यहाँ पर होता है un+1, तो उसके बाद -1 करते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिटेशन एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं आप, यहाँ पर n तो ये बाहर लिख लेते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा un, और un+1 पर वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2n+3, और यहाँ कितनी है 2n+4, और यहाँ पर कितनी आया आपके पास 2n+2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -1। अब देखो एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, इनको सॉल्व करो। तो मैं करता हूँ लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ n लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 4n का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो कितना आ गया 8n,
फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर तो कितना आ गया 6n, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर 4 3 12, फिर माइनस यहाँ के 4n², यहाँ के माइनस के 4, यहाँ आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8n हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4n² से 4n² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 8n से देखो 8n कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास फाइनली, यहाँ बचा आपके पास लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, यहाँ आ गया आपके पास 6n बचा एक तो, और 12 में से 4 गया कितना आ गया 8, 6n ये बचा ना 4n का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 6n का स्क्वायर अब प्लस 8n बचा, यहाँ तो हो गया 2 2 जा 4, ठीक है 4n², फिर 4 2 जा 8 8n हो गया, फिर यहाँ पर 3n 3 2 जा 6 6n हो गया, फिर 4 3 12 ये हो गया, फिर यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे a² प्लस b², फिर प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2ab, तो यहाँ आएगा आपके पास ऊपर सॉल्व करके इधर 6n, इसमें से गया प्लस का 8 आ गया, डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर आ गया 2n प्लस 2 इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो आगे ध्यान से, यहाँ लिखेंगे लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n आ गया, यहाँ से क्या कॉमन ले n कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा 6 प्लस 8/n, यहाँ से क्या कॉमन है नीचे से n², यहाँ क्या आ गया 2 प्लस 2/n, ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो n और n कितना हो गया n², तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, ये कितना हो गया 0, यहाँ भी कितना हो गया 0, तो कितना आ गया 6/2, 6 अच्छा इसका स्क्वायर लगा हुआ है 6/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है 6/4, तो यहाँ आ गया आपके पास 3/2। अब तो 3/2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर 3/2 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा कन्वर्जेंट, तो ऐसे आप वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर 1 से बड़े तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटे तो डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वाला। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, बाकी कल देखते हैं, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कर देना।